रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने के प्रयासों को बड़ी चोट पहुंचती दिख रही है। रूस रुपए में भुगतान लेने से पीछे हट गया है। आज के खर्चा पानी में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। समझेंगे कि रूस ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने से इनकार क्यों कर दिया, दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हो रहा है और इसका भारत पर क्या असर होगा। ये भी जानेंगे कि रुपए ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहा। इसके अलावा एक और जरूरी खबर पर बात होगी। काली कमाई को सफेद करने में मदद करने वाले चार्टर्ड अकाउंट्स जैसे प्रोफेशनल्स को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाया है जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खर्चा पानी। भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार को लेकर बात नहीं बन पाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक भारत और रूस के बीच रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने के प्रयास बंद कर दिए गए हैं। ये बातचीत पिछले कई महीनों से जारी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस भारत को रुपए में भुगतान लेने के लिए तैयार नहीं हुई है। अब समझते हैं कि भारत रूस के साथ रुपए में लेन देन क्यों करना चाहता है। दरअसल अभी हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम अपना सामान विदेशों में बेचते हैं तब भी हमें डॉलर में ही भुगतान मिलता है। सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा व्यापार डॉलर में होता है। इसलिए अगर डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया भर के देशों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से विदेश से सामान खरीदना महंगा हो जाता है। इस वजह से डॉलर का विकल्प खोजने की जरूरत महसूस होने लगती है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो भारत ने इस मौके को ताड़ते हुए रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भी रुपए में व्यापार का विचार रूस के साथ साझा किया था। आरबीआई ने पिछले साल जुलाई महीने में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए रूस समेत कई अन्य देशों से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था, जिसे रूस ने स्वीकार भी कर लिया, और आरबीआई ने रूसी बैंकों को भारत में वेस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति भी दे दी थी। 15 नवंबर 2022 को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल के हवाले से लिखा था कि रूस के साथ 9 वेस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं। वेस्ट्रो अकाउंट के जरिए भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को आयात या निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलती है। रूस के अलावा दूसरे कई देशों ने भी भारत में वेस्ट्रो अकाउंट खोले। आज तक की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अब तक 17 भारतीय बैंक शाखाओं के साथ विशेष वेस्ट्रो अकाउंट खोले हैं। वेस्ट्रो अकाउंट खोलने वाले देशों में रूस के अलावा श्रीलंका शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कई महीने बीतने के बाद भी विदेशी व्यापार के मामले में रुपए में पेमेंट काफी सीमित है। सिर्फ विदेश से खरीदे गए हथियारों को छोड़कर किसी और अन्य सामान के लिए रुपए में भुगतान अब भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं कि रूस ने रुपए में भुगतान स्वीकार करने से किनारा क्यों कर लिया। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है। इसलिए रूस का मानना है कि अगर वो रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो उसके पास रुपए का भंडार लग जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस भारत के साथ रुपए में पेमेंट लेता है तो हर साल करीब 3,27,000 करोड़ रुपए जमा होंगे। रूस को लगता है कि इतने रुपए इकट्ठे होना वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस बारे में वित्त मंत्रालय, आरबीआई ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। इस बारे में हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। जो इम्बैलेंस ना हो, ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब ये कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस अगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिंक चला जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, भारत और रूस के जो ट्रेड है उसके मध्य हो ये रहा है कि हमने तेल तो बहुत ज्यादा रूस से लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मुकाबले में हम रूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो रूस को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, और हमने तेल बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब हालांकि वो सारा तेल हमने, क्योंकि हमको चीप मिल रहा था, डिस्काउंट पे मिल रहा था और FOB बेसिस यानी फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे मिल रहा था। इसका मतलब कि शिपिंग और इंश्योरेंस और इस तरह के जो कॉस्ट हैं वो भी रशिया बेयर कर रहा था। इसीलिए हमें वो तेल सस्ता पड़ रहा था, जो हमें वॉर के पहले नहीं पड़ता था। इसलिए हम रूस से तेल नहीं लेते थे, हालांकि रूस तब भी हमारा दोस्त था। तो अब इस इकोनॉमिक लॉजिक की वजह से हमने रूस से तेल तो लेना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इस तेल के इंपोर्ट होने के वजह से बेसिकली रशिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड फिगर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा डेफिसिट हो गया है। यानी कि हम रशिया से
आयात बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, इसके वजह से हम रुपी और रूबल का जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? इसमें देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब केवल एक साइड से ज्यादा चीजें दूसरी तरफ आ रही हैं, यानी कि रूस से इतना ज्यादा कच्चा तेल जब भारत आ रहा है, तो भारत से लेकिन कुछ उल्टा उतना ज्यादा नहीं जा रहा। तो रूस के सामने डर ये है कि अगर रुपीज में ये ट्रेड होने लग जाएगी तो बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन रुपीज रशिया में इकट्ठे होने लग जाएंगे। और उसके बाद उन रुपीज से रशिया एग्जैक्टली करेगा क्या? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और रशिया उन रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल मैन्यूवरेबिलिटी है, वो इतनी ज्यादा इस वक्त नहीं है। इस वजह से रशिया हमारे ऊपर क्या कहता है कि देखिए दोस्तों, हम आपके हैं लेकिन इकोनॉमिक लॉजिक के हिसाब से हम रुपीज में ये ट्रेड नहीं करना चाहते। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए थे। तब से लेकर अब तक रूस से भारत का आयात बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है, जबकि इससे पहले इसी अवधि में भारत रूस से सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता था। वहीं इस अवधि के दौरान भारत से रूस का निर्यात मामूली गिरकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया था। भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। रूस अब इराक और सऊदी अरब को पछाड़कर भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात 12 गुना बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से 1% से भी कम कच्चे तेल का आयात करता था। पश्चिमी देशों की तरफ से प्रतिबंध लगने से फिलहाल भारत रूस को डॉलर की जगह संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में पेमेंट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उन भारतीय रिफाइनरीज में शामिल है जो रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए दिरहम में भुगतान करती हैं। वहीं रुपया पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है, यानी रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना 100% संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने बड़े लेन देन के मामले में रुपए को दूसरी करेंसी में सीधे कन्वर्ट करने की अनुमति अब तक नहीं दी है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी भी सिर्फ 2% है। इस वजह से दूसरे देशों की रुपए में दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए रूस की दिलचस्पी भी रुपए में ट्रेड करने में नहीं है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत चाइनीज युआन या दूसरे किसी करेंसी में उसे भुगतान करे। आपको बता दें कि रुपए में व्यापार बढ़ने के साथ ही आरबीआई को भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय रुपयों की साख बढ़ेगी, साथ ही भारत को इंटरनेशनल बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं चुकानी होगी और काफी पैसों की बचत होगी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। रशिया ये कहता है कि देखिए, या तो आप हमको ये रूबल्स में दीजिए और नहीं तो आप हमको ये चाइनीज करेंसी में दीजिए। अब जहां ही चाइनीज करेंसी की बात आती है वहां पे हिंदुस्तान भी थोड़ा केयरफुल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर हमारा यहाँ पे एक बात गौरतलब है कि छोटे मोटे पेमेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के पेमेंट्स की बात हो रही है। तो जब इतने बड़े मात्रा के पेमेंट्स में हिंदुस्तान भी नहीं चाहता कि जो युआन है, जो चाइना की करेंसी है, उसको इस तरीके का एक ट्रैक्शन प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ऐसे किसी इकोनॉमिक व्यवस्था का पार्ट नहीं बनना चाहता जो चाइना द्वारा डोमिनेटेड हो। और इसके कारण जो है वो हिंदुस्तानियों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा चाइना से एलएसी पे डिस्प्यूट है और हमारे जो रिलेशंस हैं उनसे वो नॉर्मल नहीं है गलवान के बाद से। तो जाहिर है हिंदुस्तान के हक में यही है कि जिस तरह से ये ट्रेड यूएई की करेंसी दिरहम में चलती आ रही है वैसे ही ये चलती रहे। अगर हम अपना रूस के साथ अपने अच्छे रिश्तों को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करके अगर हम इस बात को कन्विंस करते हैं ट्रेड चलती रहे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ और समय तक ये ट्रेड चल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त रशिया के ऊपर जिस तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, तो रशिया के लिए भी जो प्रायोरिटी है वो अपने इकोनॉमिक प्रेशर्स को पहले एंटरटेन करना है, और ये ट्रेड वगैरह की बातें तो बाद में होंगी। तो मेरे हिसाब से इसमें रुपए पे कोई असर आना, हाँ, अगर हम युआन पे करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो इंटरनल मार्केट्स हैं उनमें वोलेटिलिटी आने लग जाएगी, क्योंकि हम हमेशा, जैसे मैंने कहा कि जो इंडियन मार्केट है वो चाइनीज डोमिनेंस को हमेशा कहीं ना कहीं एट बे रखना चाहेगा, बैलेंस करना चाहेगा। उसमें
इसी वजह से हमने आरसेप नहीं ज्वाइन किया, इसी वजह से हमने जो ब्रिक्स करेंसी पे बात होती है, ब्रिक्स करेंसी पे भी हम मल्टीपोलैरिटी को जरूर सपोर्ट करते हैं, पैरेलल पेमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रिक्स जैसी करेंसी को अभी आपने कोई भी नहीं देखा होगा कि सरकार ने कोई ऐसा पॉलिसी बना दी। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स कंट्रीज की आप देखेंगे इकोनॉमी, तो उसमें भी 70% वो डोमिनेटेड है चाइना के द्वारा। तो हम ऐसे किसी उसको नहीं करना चाहते जिससे कि चाइना की जो डोमिनेंस है वो ज्यादा साबित होने लग जाए। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेरी समझ है, ये ट्रेड यूएई की करेंसी दिरहम में चलती रहेगी। तो ये तो हो गई रुपए की बात। अब एक और जरूरी खबर पर बात कर लेते हैं। काली और गैर कानूनी स्रोतों से हुई कमाई को मैनेज करने में मदद करना अब टैक्स प्रोफेशनल्स पर भी भारी पड़ेगा। देश में काले धन की रोकथाम के लिए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के लिए होने वाली डील के जरिए काली कमाई करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। वित्त मंत्रालय अपने ग्राहकों की ओर से फाइनेंशियल लेन देन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यदि जो प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट की ओर से किसी अचल प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री जैसे फाइनेंशियल डील करते हैं तो वे भी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है सोनल। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।